चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। साइंस और टेक का पहला क्वेश्चन 250 वर्ड में है और साइंस और टेक के क्वेश्चन आप देखोगे तो इसी फ्रेम में हुए हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आए नहीं है। मतलब ज़्यादातर उनकी टेक्निकल विशेषताएं पूछी गई। आप पहले के क्वेश्चन देखोगे, जैसे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें आप आराम से बढ़िया से लिखना। इजी क्वेश्चन समझ के थोड़ा एक्साइटेड मत होना। अंजलि, आप थोड़ा सा ज़्यादा देख के आपको लग रहा है इजी। इजी कुछ नहीं होता है, लिखना बहुत भारी भरकम होता है उनको। चलिए फिर शुरू कीजिए, बच्चे जुड़ते चले जाएंगे बाद में। 10 मिनट आपको मिलते हैं इसमें, स्टार्ट कीजिए। ये तो गगनयान मिशन आपको पता है कि भारत का ये एक मानव मिशन है जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। कहाँ पे, जो नजदीक वाली जो अंतरिक्ष में आप कह सकते हो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास। इंट्रो के अंदर ये लिख दो फिर कि गगनयान मिशन भारत का, इसरो का एक ऐसा मानव मिशन है जिसमें 3 से 4 यात्री, 2 से 3 यात्री, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे 400 किलोमीटर, जो नियर अर्थ ऑर्बिट है उसके आसपास। और इसकी तकनीकी विशेषताएं, बहुत सारी तकनीकी विशेषताएं हैं। बॉडी पार्ट की पहली डायमेंशन यही है कि इसकी तकनीकी विशेषताएं कौन सी है, वो बताओ। हेडिंग देके बताओ कि तकनीकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इनमें कौन से मॉड्यूल है, सिक्योरिटी का इसमें क्या है, कौन सा यान इसको ले जाएगा, क्या क्या इसका उद्देश्य है, रिकवरी मॉडल इसमें क्या है, उसके बारे में विशेषता बताओ। या ऐसे बता सकते हो कि पृथ्वी, जैसे पृथ्वी यहाँ पे है तो ये कहाँ, मतलब इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। जो नियर अर्थ ऑर्बिट है उसके आसपास कर सकते हो। बाकी जो रॉकेट यान है उस पर कौन कौन से उपकरण लगे हैं, तो उसका भी आप वो डायग्राम बना सकते हो, वो भी ठीक रहता है। आपकी मर्जी है, इनोवेशन कर सकते हो डायग्राम का। साइंस और टेक में डायग्राम बनाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज रहेगा, ठीक है, वो कर सकते हो। इसके लिए इसका महत्व क्या है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, तो ये एक सेकंड डायमेंशन है जिसको आपको बताना चाहिए था। इसको कई सारे कीवर्ड से आपको लिखना है। एक तो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ में क्या होगा, जैसे हम इससे क्या होगा, विदेशी जो उपग्रह है या बहुत सारी ऐसी चीजें हम छोड़ेंगे जिससे हमारे जीडीपी को फायदा होने वाला है, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आप बता सकते हो। और दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा जो वैश्विक भागीदारी, आप वैश्विक कह सकते हो, आप अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है, यानी इसमें नासा, यूरोपियन एजेंसी है, उनकी भी एक बड़ी भूमिका निकल के आ रही है, तो उसको आप बताओ। तो ऐसे करके आपको बताना था, यानी गगनयान मिशन को इंट्रो में बताओ, तकनीकी विशेषता, बॉडी पार्ट की पहली विशेषता बतानी है, कम से कम एटलीस्ट 250 वर्ड में ना, तो 6-7 विशेषता जरूर बताओ इसकी, है ना। ऐसे करके बताओ। फिर भारत के लिए इसका महत्व क्या है, इसकी भी 6-7 पॉइंट में महत्व को बताओ। ऐसे करके आपको इसमें लिखना था। और साइंस और टेक के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। चलो आजकल तकनीकी विशेषता भी कई बार पूछ लेता है, उसमें वो भी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसका आंसर का फॉर्मेट क्या रहता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण रहता है कि मानव के कैसे उपयोग आती है वो तकनीकी, उस दृष्टिकोण से थोड़ा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, हाँ 2025 अभी जो भी आपने लिखा है कि ये कब छोड़ा जाएगा, अभी अभी भी काफी अटकलें इसको लेकर है। अभी एग्जैक्ट सूचनाएं नहीं है बस, तो क्योंकि अभी सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंताएं हैं, काफी इसमें समस्याएं हैं, तो रोज नए मतलब इसमें प्रयोग हो रहे हैं गगनयान को लेकर, कभी स्पेस सूट को लेकर, कभी रिकवरी मॉडल को लेकर, तो ऐसे करके इसमें आप बता सकते थे। बट क्वेश्चन ऐसे आने हैं 2025 की मेंस में से, क्वेश्चन आएंगे आएंगे आपके। ये नहीं आएगा तो इसके बेस्ट पर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कोई नहीं कोई। और इससे एक अच्छा कंटेंट भी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अंजलि आपने लिखा भी कि सर इसमें नोट्स में आपने कंटेंट नोट्स के लिए पर्याप्त है, जो नोट्स उसमें लिखा हुआ है, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो वो कंटेंट सफिशिएंट है। बाकी अब जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ, आपका कंटेंट यहाँ से जुड़ जाएगा, बेस्ट कंटेंट और मिल जाएगा गगनयान पर आपको, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, है ना। तो गगनयान इंट्रो में बताओ, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया जा रहा है। बस शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रो लिखा 2-3 लाइन में। और बाद में जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि बॉडी पार्ट में गगनयान मिशन की तकनीकी विशेषताओं पर बात करनी है। तकनीकी विशेषताएं कौन कौन सी इसकी, कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की जो निचली कक्षा है 400 किलोमीटर के आसपास इसको भेजा जाएगा। इसमें क्रू मॉडल को शामिल किया गया, जिसमें 2 से 3 यात्री या 3 से 4 यात्री के लिए, मतलब एक जीवन रक्षक जो प्रणाली है, टेम्परेचर जो कंट्रोल होगा उससे, संचार सुविधा उसमें होगी। इसमें कौन सा यान होगा, जीएसएलवी मैक 3 जो यान है उसका उपयोग किया जाएगा, भारी पेलोड आराम से ले जा सकता है। इसमें सर्विस सर्विस मॉडल की बात की गई है। आपातकालीन जो लैंडिंग की प्रणाली है उसकी, एस्केप प्रणाली की भी बात की गई है। अंतरिक्ष यात्रियों का जो प्रशिक्षण, स्पेस रूट है, नए नए डेली आप देख रहे हो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, उनके बारे में आप बात कर सकते हो कि कैसे माइक्रोग्रेविटी का मतलब वो सामना करेंगे। और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास होगा, ठीक है, वो बता सकते हो। क्रू मॉडल जैसे डिजाइन करते हैं, जीवन रक्षक प्रणाली, ये अन्य टेक्नोलॉजी में भी काम आ सकती है। कल को जैसे हमें अदर मिशन पे जाना पड़ा हो, भारत का कोई अंतरिक्ष स्टेशन बनाना पड़ा, तो उसमें आगे जाके ये सब चीजें काम आने वाली, जैसे आगे जाके हो सकता है कोई मंगलयान
मंगल का कोई मिशन हो, मानव का मिशन हो, उसमें भी ये सब चीजें काम आने वाली है। तो भारत इसमें आत्मनिर्भर भी बन रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, अनुसंधान और नवाचार को इसमें बढ़ावा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर इसमें दिख रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन की संभावना आगे जाके हो सकेगी, आर्थिक लाभ तो निश्चित रूप से है ही इसको। तो अभी जैसे आप ये क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जाम में, तो ये मॉडल आंसर आपके लिए कितना कंटेंट दे देगा और क्या चाहिए, मतलब शॉर्ट में ज्यादा लिखने की कोशिश करें आप, है ना। हाँ, डायग्राम वगैरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप डायग्राम बनाते तो और भी अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसमें कंटेंट अच्छा है, मतलब मैंने मेन पॉइंट लिया, फिर 2-3 लाइन में उसको एक्सपेंड किया है। जैसे मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि 250 वर्ड वाले में कोशिश करनी है, या 150 वर्ड में भी कोई क्वेश्चन आपसे विश्लेषण की डिमांड करता है ना, कि इसमें थोड़ा तार्किक रूप से आपको बात करनी है, तो केवल पॉइंट लिख के मत छोड़ो उसमें, है ना। केवल बुलेट पॉइंट लिख के नहीं छोड़ना, आपने एग्जाम्पल ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना, थोड़ा-सा उसको एक्सपेंड करना है। एग्जामिनर समझे कि आप कहना क्या चाहते हैं, और ये आंसर राइटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। जो अभी हम मॉडल आंसर पर बात कर रहे हैं, से आप थोड़ा देखोगे, इंग्लिश मीडियम की कॉपी भी देखना आप, उसमें भी मतलब अच्छा खासा उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। और मेरा भी अनुभव ये कहता है कि इस फॉर्मेट पे लिखोगे, मार्क्स ज्यादा आएंगे। लास्ट ईयर आप जैसे हिंदी मीडियम के टॉपर है, जो भी आप देखना लास्ट ईयर की, उनकी कॉपी एक बार देखना, उन्होंने कैसा लिखा है, किस फॉर्मेट पे लिखा है, कैसे उनके अच्छे मार्क्स जीएस में आए हैं, तो वो फर्क पड़ता है इस चीज का। केवल बुलेट पॉइंट लिख के, केवल फ्लो चार्ट बनाने से नंबर नहीं आने वाले, उसमें भी इनोवेशन करना है, कहाँ बनाना है वो अलग चीज है। 150 वर्ड वाले में जहां 2-3 डिमांड होती है, पहले भी हमने समझा था कि जहां पे एक 150 वर्ड में 3 डिमांड पूछ ली, तो वहां एक्सपेंड करने का उतना स्कोप नहीं होता, वहां फ्लो चार्ट डायग्राम इनसे बना सकते हैं, बट ज्यादा मत बनाओ। कई बच्चे ये कर रहे हैं कि हर डायमेंशन को फ्लो चार्ट से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उतना ठीक नहीं होगा बाद में। कुछ कुछ इनोवेशन ठीक है, लेकिन ज्यादा इनोवेशन भी ठीक नहीं है। मेन चीज होती है एग्जामिनर आप जो लिखना चाह रहे हो उसको समझे। भाई आपको कल को एक सिविल सर्वेंट बनाना हो, तो आपकी विचारों की गहराई, आपकी विचारों की तार्किकता, है ना, कितना व्यापकता में सोचते हैं, कितना आप संतुलित तरीके से लिखते हैं। एग्जामिनर आपके विचार तभी तो पकड़ेगा ना, कि अलग अलग मुद्दों पे आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, कितना आपके पास सॉल्यूशन उन चीजों का। उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, नॉलेज के नहीं मिलते हैं ज्यादा। क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका, और साथ में क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करके उसकी डिमांड को पूरा लिखने का तरीका, उससे मार्क्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल, जहाँ पे जैसे इसमें स्कोप था, तो इसमें ज़्यादातर हमने वैसे लिखे कि हाँ, देखो मेन पॉइंट हो गया, उसके बाद में हमने एक्सपेंड कर दिया। कहीं-कहीं हमने एग्ज़ाम्पल भी दिए कि जहाँ पे एग्ज़ाम्पल की नीड थी, एग्ज़ाम्पल भी दे दिए। बाकी खुद अपने आप में एग्ज़ाम्पल है, जो चीज़ें लिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक में एग्ज़ाम्पल चिपकाएँ, वो इसकी नीड नहीं होती है। और लास्ट में पॉजिटिव निष्कर्ष बिल्कुल लिखो। और निष्कर्ष को लेकर हम कितनी बात कर चुके हैं, कि निष्कर्ष ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से बना बनाया हो। आपको लगता है कि मुझे ये लगता है इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ये निष्कर्ष पॉजिटिव मुझे लिखना है। बस ये ध्यान रखो कि सकारात्मक लिखना है हमेशा, नेगेटिविटी नहीं दिखानी है निष्कर्ष में। थोड़ा-सा ऊर्जावान लगना चाहिए, आप में ऐसा लगना चाहिए कि एनर्जी है आप में कोई काम करने की। आप एक आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आना चाहिए। निष्कर्ष को ऐसे लिखते हैं, है ना? चलिए, कर लोगे आप, आराम से कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, कई बार यूपीएससी है ना 2 साल पुरानी चीज़ों को आगे पूछ लेता है। ऐसा होता है कई बार। तो इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और आज मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले नहीं लिए। आप लोगों की थोड़ी शिकायत रही थी ना कि सर नए वाले भी लाओ। मैं जहाँ पे नीड होगी वहाँ नए लेके आऊँगा। ठीक है? जहाँ पीवाईक्यू की थीम रिपीट हो रही है तो पीवाईक्यू लेके आएँगे। साइंस और टेक की मैंने एक नोटिस की है, बहुत कम थीम रिपीटेड है। हाँ, थीम रिपीटेड है कि कैसे, मतलब एआई का स्वास्थ्य के अंदर उपयोग है, या अंतरिक्ष मिशन, वो थीम है, फिक्स है। बट ये क्वेश्चन उतने रिपीट नहीं है। जैसे कोई गगनयान मिशन एक बार आ गया, तो उस पूरी बहुत कम संभावना है कि आगे आएगा। या आदित्य एल मिशन, L1 जो मिशन है, अब आएगा एक बार, तो जरूरी नहीं कि दोबारा रिपीट होगा। इसलिए नए क्वेश्चन नहीं रखूंगा साइंस और टेक में। और आपका कंटेंट यहाँ पे भी दोबारा से जो हम 4 क्लासें करेंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन करेंगे मान लो ना, तो उसके अंदर भी आपका कंटेंट कितना इनरिच हो जाएगा हर एक टॉपिक पर, वो भी काम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करो 10 मिनट में। तो कंटेंट की समस्या को लेकर ज्यादा चिंता मत करो यार। कंटेंट की समस्या एक्चुअल में आएगी नहीं एक समय के बाद में। आपके पास आधे पेज में नोट्स हो तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। और ये तो इतने ज्यादा चर्चा में रहते हैं, कितनी बार न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल आए हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर कितने डायग्राम आपने मैप में देखे हैं। पूरा भारत जिस जिस तरह ये हो रहा था, गगनी आदित्य एल 1 मिशन जो लॉन्च हो रहा था, उसमें हम सब कितना एक्टिव थे देखने के लिए। तो सारी चीजें आपको पता है, बस इस पर कागज पे उतारो इनको। चलिए, सेम इसको भी वही देखना है कि इंट्रो के अंदर सबसे पहले आप वही बताओ कि आदित्य L1 मिशन है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया आपने। इंट्रो में इसके बारे में डिटेल दे दी थोड़ी सी। ठीक है, कब छोड़ा गया था, क्या इसका उद्देश्य, थोड़ा सा लिख दिया।
बॉडी पार्ट में इसकी तकनीकी विशेषताओं की जानकारी प्रस्तुत करनी है। पहले मतलब बॉडी पार्ट का जो पहला आयाम है उसमें तकनीकी विशेषताएं बताओ। बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब इसकी तकनीकी विशेषता आप क्यों नहीं जानते? बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे मॉड्यूल है, उसके बारे में बताओ। जो पापा वगैरह चर्चा में रहते 7 उसमें है ना, कौन से कंपोनेंट है 7, उनके बारे में बता सकते हो। ज्यादा पूरी जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लिखने की कोशिश करो। और इसका साथ में भारत के लिए महत्व बताना है और अंतरराष्ट्रीय महत्व इसका क्या हो सकता है वो बताना है। आप चाहो तो सेकंड डिमांड भारत के लिए महत्व का एक डायग्राम से बना दो कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है, डायग्राम से प्रेजेंट कर दो उसको। और तीसरी बॉडी पार्ट की डिमांड होगी आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है, अंतरराष्ट्रीय इसका क्या महत्व है। या जिन लोगों ने साथ साथ लिखा है तो वो भी चल जाएगा। तो 3 डिमांड इसमें लिखनी थी। इसमें भी एक डायग्राम बन सकता है जो लैग्रेंज बिंदु वाला बन सकता है ना, जैसे यहाँ पे सन है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो कौन कौन से इसके बीच में लैग्रेंज पॉइंट बनते हैं, ऐसे उसमें दिया हुआ है ना काफी। यहाँ पे जैसे L1 यहाँ पे जो आदित्य एल मिशन जो है यहाँ पे, L2 यहाँ पे जो अमेरिका वाली टेलीस्कोप तरफ यहाँ पे L2 पे था। तो ऐसे करके ये आपको डायग्राम भी बनाना चाहिए था इसमें। और इससे इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? जैसे पृथ्वी से इसकी दूरी है लगभग 15 लाख किलोमीटर है ना, जहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। तो वो डायग्राम था ना पृथ्वी से जो ऐसे छोड़ा गया था डायग्राम, ऐसे करके जो सन के पास जाता है डायग्राम, एक डायग्राम बनता है। तो ऐसे डायग्राम बनाना जरूर है ना, साइंस और टेक में ऐसे डायग्राम बनाओगे तो वास्तव में आपको फायदा होने वाला है। जब भी आप कोई भी मिशन देखो करंट अफेयर न्यूज़पेपर में, उसका डायग्राम आता है, उसको अपने नोट्स में शामिल कर लिया करो। इनोवेशन करना है जहां मौका मिले आपको। तो ऐसा डायग्राम किसी ने बनाया तो वो बहुत बढ़िया बनाया है फिर। और कभी टेक्निकल पक्ष में आप ज्यादा फंस गए तो जो आपको जानकारी है, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है सुना है, उसको लिखने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि एज इट इज सारा टेक्निकल पक्ष आप यहाँ पे लिखोगे, कोशिश करनी है हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण की। तो इंट्रो में बढ़िया तरीके से वो बताओ जो हम जानते हैं कि इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए क्या किया है। भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी के सौर मिशन आदित्य L1 को कहाँ पे छोड़ा है? जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है। ये लैग्रेंज बिंदु जानते हो ना क्या होता है? मतलब दो पिंड के बीच में एक ऐसी दशा होती है जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, जहां पर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, है ना। और ऐसे बिंदु भी होते हैं, जैसे L1 की बात करें तो ये ऐसा बिंदु है जहां से मतलब सूर्य की वो कोई व्यवधान नहीं है उसमें, 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां पे ये हमने सौर वेधशाला रखी है, तो वहां से वो सूर्य की सारी तस्वीरें आसानी से ले सकता है, या जो भी उनको डाटा लेने हैं वहां से, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। तो ऐसा कर सकते हैं। इंट्रो में आपने लिखा। और अब इसकी तकनीकी विशेषताएं कौन कौन सी है इसमें भी वो बताओ, कौन सा यान था टेक्निकल PSLV C57 का उपयोग किया गया। इसमें 7 पेलोड्स है। अब वो पेलोड्स का नाम मुझे भी याद नहीं रहता और मैंने यहाँ आंसर भी नहीं लिखा है। अलग अलग टाइप के पेलोड्स है, नहीं लिखो कोई बात नहीं, उसको प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से लिख दो कि पेलोड्स का काम क्या है। तो जैसे 5 इसरो और 2 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बनाया गया है। 4 पेलोड्स का काम क्या है? रिमोट सेंसिंग में है। और 3 जो है इन सिटू अवलोकन करेंगे, उसी स्थान पर रखकर उन चीजों को अध्ययन करेंगे। लोकेशन व कक्षा कौन कौन सी इसके बारे में लिख दिया आपने। इसके अलावा जैसे ये पॉइंट बना दिए, जो लैग्रेंज बिंदु है ना बना दिए, यहाँ पे दिखाने थे थोड़े से इसे। आदित्य L1 यहाँ पे, सन यहाँ पे, पृथ्वी यहाँ पे। तो ये 5 मतलब ऐसी दशाएं जहां पे ऐसा रखा जा सकता है, ऐसा पॉइंट जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान इन दोनों पिंड के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में नाम मात्र का है या नहीं है वहां पे। तो ये एक उपयुक्त दशा है जिसको आप डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हो। और जो जो मिशन छोड़ा गया था उसका डायग्राम भी आपके पास था, वो यहाँ पे दर्शा सकते थे आप। इसके अलावा और भी यहाँ से फायदा होने वाला है। भारत को क्या फायदा मिलने वाला है? तो भारत को वो सारे पॉइंट जो पहले वाले क्वेश्चन में थे कि अंतरिक्ष रिसर्च टेक्नोलॉजी में फायदा होने वाला है, इसको एलिब्रेट करने की नीड नहीं है अब ज्यादा। यदि आप भारत के लिए महत्व बता रहे हो तो उतनी खास डिमांड नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले को हम ज्यादा एलिब्रेट कर देंगे। तो इसको हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट डायग्राम से प्रेजेंट कर दिया। अब जो अंतरराष्ट्रीय महत्व वाला है कि इसका क्या महत्व हो सकता है, तो इससे ये फायदा होने वाला है कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो सबको फायदा मिलेगा। अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं जैसे सौर, पवन, व्युत्पत्ति, इनका फायदा मिलने वाला है। जैसे इस साल भी जो एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में आया था, जो अरोरा वाला क्वेश्चन आया था, अरोरा बोरेलिस जो क्वेश्चन आया था, वो भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराट होती है उसकी, तो उसका रिसर्च भी इसमें शामिल है कि कौन से सौर तूफान आते हैं, कौन सी मैग्नेटिक वेव आती है वहां से। तो सूर्य की अलग अलग परतों के बारे में, जैसे क्रोमोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है, कोरोना, इनका अध्ययन करना है इसका उद्देश्य। जो भी आवेशित कण है, ऊर्जा है, कण है, तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी में भी इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अलग अलग दृष्टिकोण से इसको बता के कर सकते थे इसको। ठीक है, आप समझ में आया ना कैसे इसको प्रेजेंट करना है। टेक्निकल पार्ट को याद हो तो लिख दो, बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो उसको प्रैक्टिकल वे में लिखने की कोशिश करो।
यही तरीका बेस्ट होता है आंसर लिखने का। हाँ, जो प्लाज्मा पापा जो गुनिका आपने लिखा, बिल्कुल याद रहता तो लिख सकते थे आप, है ना? बट ज़्यादा आप देख रहे हो ना, ज़्यादा स्कोप है ही नहीं क्वेश्चन में। 250 वर्ड के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी इतने पार्ट होते हैं, 2-3 पार्ट होते हैं हर एक क्वेश्चन में, हम देख के आए हैं पहले भी। तो इसी फ्रेम पे आपका काम बन जाएगा, लिखने का आपका तरीका ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर। कई बच्चे लिख रहे हैं कि विद इन टाइम में अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। पहले पहले आपका टाइम होना चाहिए, काम होना चाहिए कि आप 7, 8, 10 मिनट जो भी आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, अपनी माइंड को वहाँ पे लगाओ। अभी कंटेंट कम हो या प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। अभी आपका मेरी पहली प्राथमिकता है कि आप कम से कम थोड़ा-सा माथापच्ची करो, मतलब माइंड को लगाओ थोड़ा-सा, परेशान हो थोड़ी-सी चीज़ को लेकर कि हाँ, मुझे करना है, विद इन टाइम करना है, क्या सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या रहती है, मेरे पास कौन-कौन से आइडिया रहते हैं, ठीक है? ऐसे क कोशिश करनी है। तो ये क्वेश्चन 150 वर्ड वाला है, आराम से कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकली, पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आ सकता है, जैसे ऐसा भी आ सकता है, रोबोटिक्स का कृषि क्षेत्र में महत्व है, या मशीन लर्निंग, एआई, इनका अलग-अलग सेक्टर में महत्व का क्वेश्चन आ सकता है। तो लगभग पॉइंट आपके काम आ सकते हैं इधर-उधर, है ना? तो ये भी ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसमें जैसे मैंने जो इंटरव्यू लिखा है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट लिखी है इसमें, जो एग्रीकल्चर को लेकर आई थी, कि कैसे एआई का उपयोग, उसमें कुछ क्रियान्वयन की बात की गई थी, तो वो आप लिख सकते हो, या कोई विश्व स्तर की कोई रिपोर्ट हो वो डाल देना, या नॉर्मली लिख देना कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में क्या कर सकते हैं यूज, वैसे लिख देना। ठीक है, इंट्रो तो आप कर लोगे, और इंट्रो बहुत समझदार जो बच्चे हम समझ चुके हैं कि वो, उनको पता है कि इंट्रो मुझे पहले ही तैयार कर लेना है। हर सब्जेक्ट का मुझे इंट्रो सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से पहले अपना रेडी रखना है एकदम। बॉडी पार्ट में पहले मेन डिमांड, एक डिमांड है कौन सी, एआई का कृषि में महत्व है, तो ये लिख दो महत्व हेडिंग देके। इसके क्या महत्व है, तो इसको 5-6 पॉइंट में बताओ महत्व को, अलग अलग पॉइंट से कुछ एग्जाम्पल भी ऐड करो। सेकंड डिमांड है कौन सी चुनौतियां हैं, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। अब देखो चुनौतियां आ गई तो आप बोल रहे थे ना समाधान, वो अपने आप ही आ जाएगा फिर। तीसरा इसमें समाधान क्या हो सकता है उनका, जो चुनौतियां हैं उनका समाधान क्या हो सकता है। ये 3 डायमेंशन से 150 वर्ड में लिखना है, इसका मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। 3 डायमेंशन जब होती है 150 वर्ड में, तो इसका मतलब कोशिश करें शॉर्ट रखें आंसर को, फ्लो चार्ट वहां ज्यादा यूज करना है। तो ये करना आपको। और लास्ट में एक पॉजिटिव निष्कर्ष, कि निष्कर्ष पॉजिटिव, जैसे इस क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाए कि एआई का यूज करना है कृषि में, तो हमें लास्ट में ये दिखाना है कि कैसे एआई है ना, कृषि उत्पादन और विपणन में सुधार करके हमारे देश की जो जीडीपी है ना, जीडीपी के साथ सतत समावेशी विकास को कितना आगे ले जा सकती है, ऐसे करके हमने जोड़ दिया इसको। ये कहना चाह रहा था कि जब निष्कर्ष लिखो तो पॉजिटिवली लिखना, कि कैसे इस चीज का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका समाधान हमारे पास है, कि कैसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। हाँ, जो आसिमंगल आपने लिखा है कि 2035 तक $1 ट्रिलियन इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे डाटा बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे डाटा आपके काम आने ही आने हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक एआई को लेकर राष्ट्रीय रणनीति बनी थी, उसके तहत कृषि सेक्टर में भी एआई के कार्यान्वयन की उसमें बात की गई है। नॉर्मली इंटर लिखा है, और कैसे इसका उपयोग होगा, तो डेटा एनालिसिस बहुत आसानी से हो सकता है आजकल एआई का प्रयोग करके। जैसे जो हमारे खेत है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐसी में हमने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो आसानी से मिट्टी के, या जो मिट्टी के अंदर आर्द्रता कितनी है, कौन से मतलब खनिज तत्व यहाँ पे है, उसके हिसाब से, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, डेटा का उपयोग किया जा सकता है, तो भारत एग्री ऐप का एग्जांपल दे दिया उसमें। फसल प्रबंधन और भविष्यवाणी, ये भी बहुत अच्छा डाटा हो सकता है। एआई के माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि इस समय जैसे टेम्परेचर का डाटा हमारे पास होगा, वर्षा का डाटा हमारे पास होगा, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम में कितना बदलाव आने वाला है, तापमान कैसे रहने वाला है, आर्द्रता कैसे रहने वाली है। इनसे सारा सिस्टम क्या होगा, कहीं न कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर सिंचाई वाला मामला है वो मैनेज कर सकते हैं हम। मिट्टी, जलवायु, इनका आकलन हम कर सकते हैं। स्मार्ट खेती, जैसे इस आजकल बदलते क्लाइमेट के हिसाब से स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या आता है कि कैसे हम कीट का प्रबंधन करें, स्मार्ट मशीनीकरण का यूज करें, पोषण प्रबंधन करें, बाजार आधारित सूचना, यानी कौन सी फसलों की बाजार में डिमांड है, तो ये कौन बताएगा, डेटा बताएगा, डेटा एनालिसिस बताएगा कि किस समय किस फसल की डिमांड रहती है। अब जैसे एज ए किसान, जैसे हमारे हमारे साथ चुनौती रहती है, हमेशा ये होता है कि जिन फसलों का उत्पादन जिस समय हम करते हैं उस समय मार्केट में उनका मूल्य नहीं होता है,
जब वो हम हमारे पास वो फसलें नहीं होती है, हम उसको बेच चुके होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ किसान जब उसको फसलों को बाजार में बेच चुका होगा, उस समय फिर वो डिमांड जनरेट होगी, वो डिमांड की सप्लाई हमारे पास नहीं है। मैंने अक्सर प्याज में देखा है, जैसे लॉकडाउन के समय हमने छोटा सा एक रिसर्च किया था ऐसा कि लॉकडाउन में तो डिमांड बहुत ही कम हो गई थी, तो जैसे हमने प्याज का स्टोरेज किया, देख स्टोरेज ऐसा किया कि 4-5 महीने तक प्याज खराब नहीं हुई, और दिवाली के आसपास उसकी डिमांड बहुत बढ़िया थी। तो जिस समय हम बेच रहे थे उसमें ₹2 थे, अब दिवाली के आसपास ₹25, ₹30 हर साल होता है। आपने भी देखा होगा कि जब बाजार में प्याज की कीमत किस समय बढ़ती है, विशेषकर जब प्याज की सप्लाई नहीं होती है। तो किसानों के पास यदि ये चीजें आ जाए ना, तो किसान कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उनकी भी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो स्वचालित मशीनों का उपयोग इसमें काफी क्योंकि एआई किसके साथ जुड़ा हुआ है, एआई रोबोट के साथ जुड़ा हुआ है, मशीन लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ड्रोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारी इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं हम इसके साथ एग्रीकल्चर में। चुनौतियां लेकिन अभी भी काफी है। कैसी है? एक तो किसान, मतलब आप जानते हो वैसे भी कि भारत के बहुत सारे किसान निरक्षर है, या उनके पास क्षमता नहीं है खरीदने की, महंगी टेक्नोलॉजी कहाँ से खरीद पाएंगे, या सूचना का उनके पास परवाह ही नहीं है। मतलब जैसे एक्चुअल में क्या होता है, सूचना का एक सिद्धांत होता है कि सूचना पहले कहाँ आती है, जो बड़े शहर होते हैं, मान लो बड़े शहर के नजदीक जो किसान होंगे उनकी तक सूचना मिलेगी। कोई हाईवे गुजरता है मान लो, सूचना का प्रवाह देखो ट्रेडिशनल रूप से ऐसा होता था कि जब तक मेरा कनेक्टिविटी शहर से गांव तक नहीं हो पाई थी तो सूचना नहीं आ पाई थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो जो कृषि के वैज्ञानिक या ग्राम सेवक जो होते हैं वो खेतों तक नहीं आ पाते हैं। या फिर आज के समय सूचना का प्रवाह आसान हो गया, क्योंकि आज सूचना केवल सड़क के सहारे नहीं आती, यानी चल के नहीं आती सूचना। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। तो जैसे मैं अपने घर पे देखता हूँ, अपने आस-पास के किसानों को देखता हूँ, सब लोग यूट्यूब पे मौसम देखते हैं और यूट्यूब पे स समस्याओं का समाधान देखते हैं कि कौन-सी फसलों का क्या कौन-सा समय है, कौन-सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए। तो सूचना का प्रवाह आज आसान हुआ है, नो डाउट, तो इससे भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता सकते हो। जो समस्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की समस्या है, एआई प्रशिक्षण की समस्या है, वित्तीय लागत की समस्या, तो सरकार सब्सिडी इसमें दे सकती है। सरकार और राज्य के द्वारा तकनीकी क्षमता के लिए मतलब कुछ ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। जो डिजिटल साक्षरता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है? और लास्ट में इसको पॉजिटिव कि हम कह सकते हैं कि एआई कृषि क्षेत्र में वास्तव में क्रांति लाएगा बढ़िया वाली।